उपभोक्ता के संतुलन के अंतर्गत थोड़ा सा मैं रिवीजन भी कर लेता हूँ पिछले वाले टॉपिक्स पे। तो उपभोक्ता के संतुलन के अंतर्गत सबसे पहले एक उपभोक्ता जो उसके पास आय दी होती है, यानी दिए हुए आय पर अपनी यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है। ठीक है, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ कंज्यूमर कहेंगे, यानी उपभोक्ता का अनुकूलतम बिंदु। अनुकूलतम मतलब बेस्ट कंडीशन। बेस्ट कंडीशन का मतलब होता है कि वो जितना एक्स या वाई का कॉम्बिनेशन अपनी दी हुए इनकम में बनाया है वो बेस्ट है उसके अनुसार। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये है और 100 रुपये में वो 20 रुपये का 5x ले लेता है और बाकी 80 रुपए का आपके पास कुछ भी y, सपोज दैट 20y ले लेता है, तो ये उसके अनुसार बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हो सकता है उस व्यक्ति को y कमोडिटी बहुत पसंद है इन द रेस्पेक्ट ऑफ x कमोडिटी। ठीक है, तो वो जो कॉम्बिनेशन चुनता है ये दिए हुए इनकम लेवल पर, ये उसका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। ये जरूरी नहीं है कि क्या होता है कि x की मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन है, यानी x में जितना एक्सपेंडिचर हो उतना ही एक्सपेंडिचर y पे हो, ये कोई आवश्यक कंडीशन नहीं है। वो व्यक्ति के चुनाव पर निर्भर करता है कि एक व्यक्ति किस प्रकार से अपने कॉम्बिनेशंस को पसंद करता है। सपोज दैट ये a व्यक्ति का ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट है, वही कोई b व्यक्ति है और b व्यक्ति के लिए ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ये हो सकता है कि 70 रुपए वो एक्स पर खर्च करता है एंड 30 रुपये वो वाई पर खर्च करता है। ये उसका ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट हो सकता है। तो हर व्यक्ति का जो ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट होता है वो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, इसीलिए इसको हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसलिए एक एक कंज्यूमर पर अलग से फोकस करते हैं कि कंज्यूमर कहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रहेगा। तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वो कंडीशन होती है जहां पर एक उपभोक्ता अपने दिए हुए आय पर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है, अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को मैक्सिमाइज करता है। इसके अंतर्गत हमने आपसे पहले पॉइंट किया था कि सबसे पहले एक उपभोक्ता को अपने तटस्था वक्रों की जानकारी होनी चाहिए। तटस्था वक्रों का संबंध ये होता है कि मान लीजिए आधार अक्ष पर एक्स कमोडिटी है एंड वाई अक्ष पर हमने वाई कमोडिटी को लिया है। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि ये इंडिफरेंस कर्व है दैट रिप्रेजेंटिंग IC1। IC1 ये रिप्रेजेंट करता है द कॉम्बिनेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर उपभोक्ता इससे ऊंचे तटस्थ वक्र पर सच एज IC2 पर जाता है तो IC2 रिप्रेजेंटिंग मोर बेटर कॉम्बिनेशन इन द रेस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस, जो उसके पास पहले कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन से अच्छे कॉम्बिनेशन को IC2 दर्शाता है। इसी प्रकार जब हम और ऊंचे तटस्थ वक्र पर जाते हैं तो ये और ज्यादा वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा को दर्शाता है। यानी एक बात तो क्लियर है कि अगर कोई उपभोक्ता IC1 की अपेक्षा IC2 पर रहता है तो उसकी यूटिलिटी लेवल ज्यादा होगा, यानी IC1 पर यूटिलिटी लेवल कम होगा, सेटिस्फैक्शन लेवल कम होगा, वहीं IC2 पर यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा होगा। वहीं अगर वो IC3 पर पहुंच जाता है तो उसका यूटिलिटी लेवल एंड सेटिस्फैक्शन लेवल और ज्यादा होगा। ठीक है, तो यानी IC1 कम x तथा y के कॉम्बिनेशन को दिखाता है, x तथा y के कम कॉम्बिनेशन को दिखाता है, इसलिए यूटिलिटी कम है। जो IC2 है ये पहले वाले से अधिक वस्तुओं की कॉम्बिनेशन को दर्शा रहा है, जबकि IC3 उससे और मच बेटर कॉम्बिनेशन को दर्शा रहा है। तो इसलिए ये माना जाता है कि अगर हम ऊंचे तटस्थ वक्र पर हैं, ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पर हैं, तो इसका मतलब होता है कि द सेटिस्फैक्शन लेवल इज मच बेटर देन प्रीवियस लेवल। जो प्रीवियस लेवल है उससे मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ गया है।
तो एक कंज्यूमर अपनी लाइफ में अपनी दिए हुए इनकम पर प्रयास ये करता है कि ऊंचे से ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पर वो चला जाए। ठीक है, सपोज दैट अगर मैं मान लीजिए ए कॉम्बिनेशन पर हूं और ए पर एक्स का प्रयोग x1 तथा वाई का प्रयोग y1 करता हूं, तो ए पर जो मेरा कॉम्बिनेशन बनता है ये आपका IC1 का कॉम्बिनेशन है। लेकिन देखिए अगर मैं बी पर आता हूं तो देखिए एक्स की मात्रा पहले से बढ़ गई है, यानी एक्स का उपभोग मैं ज्यादा कर रहा हूं और इसके साथ ही साथ वाई वस्तु का उपभोग भी मैं पहले से ज्यादा कर रहा हूं। तो यानी एक्स तथा वाई दोनों का उपभोग पहले से जब ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से हमको यूटिलिटी भी IC2 पर ज्यादा मिलेगी। इसी प्रकार आप सी पॉइंट को देख सकते हैं कि यहां पर x का प्रयोग बहुत ज्यादा हम करने लगे हैं तथा साथ ही साथ y का प्रयोग भी हमने बढ़ा दिया है, तो यहां पर जो यूटिलिटी होगी वो a तथा b की अपेक्षा सबसे ज्यादा मिलेगी। तो एक उपभोक्ता क्या करता है कि ज्यादा वस्तुओं का उपभोग करना पसंद करेगा क्योंकि इससे वो ऊंचे तटस्थ वक्र पर चला जाता है और ऊंचे तटस्थ वक्र का मतलब होता है कि उसका सैटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ जाता है। तो लाइफ में चाहे हम हैं चाहे आप हो, सभी का एक टारगेट होता है कि हमारे पास उतनी इनकम हो ताकि मैं ऊंचे से ऊंचे तटस्थ वक्र पर जा सकूं, क्योंकि यहां पर सैटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा होता है। अब हम ऊंचे तटस्थ वक्र पर क्यों नहीं जा पाते हैं, इसका एकमात्र कारण है क्योंकि मेरे पास इतनी इनकम नहीं होती है ताकि ऊंचे तटस्थ वक्र के वस्तु कॉम्बिनेशन को हम लोग परचेज कर सके। इसलिए समाज में कुछ वर्ग IC1 पर रहता है, कुछ वर्ग आपका IC2 पर रहता है, कुछ वर्ग IC3 पर रहता है। ठीक है, जो IC3 पर रहता है उसको हम लोग अपर क्लास मान लेते हैं, जो IC2 पर रहता है जो वो मिडिल क्लास हो जाता है, जो नीचे कॉम्बिनेशन पे रहता है वो लोअर क्लास में हो जाता है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अर्निंग को बढ़ाते हैं ताकि मेरे परचेजिंग एरिया में हम जो ए कॉम्बिनेशन उसकी अपेक्षा मैं बी कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकूं और बी कॉम्बिनेशन से मैं सी कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकूं। तो ये कंज्यूमर हरदम ऊंचे तटस्थ वक्र पर जाने का प्रयास करता है। अब दूसरी मैंने आपके साथ बात जो डिस्कस की थी प्रीवियस क्लासेस में कि मैंने कहा था कि जो प्राइस लाइन होती है, प्राइस लाइन मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। प्राइस लाइन में मैंने आपको यह बताया था कि जो प्राइस लाइन होता है इट इज रिप्रेजेंटिंग द क्या कहते हैं मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑन एक्स कमोडिटी एंड वाई कमोडिटी। तो वाई कमोडिटी पर अगर हम कितना खर्च कर सकते हैं और कितनी यूनिट परचेज कर सकते हैं इसका कॉम्बिनेशन ये हमारी प्राइस लाइन दिखाती है। तो प्राइस लाइन जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि एक उपभोक्ता की गिवन इनकम सपोज दैट 100 रुपये होती है, तो इसमें से अगर बाजार में एक एक्स का दाम 1 रुपए है, अगर मैं पूरी इनकम एक्स पर खर्च कर देता हूं सपोज दैट, तो मुझे 100x मिलते हैं। और अगर मैं पूरी इनकम y पर खर्च कर देता हूं और y का दाम 1y का दाम 2 रुपए है तो मुझे 50y मिलता है। अगर इन दोनों कॉम्बिनेशन को मैं ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करता हूं तो ग्राफ पेपर पर x देखिए मैं ज्यादा परचेज कर पा रहा हूं तो इसको, और y को मैं कम परचेज कर पा रहा हूं, तो ये मेरी जो होती है ये परचेजिंग पावर, यानी अगर मैं पूरी इनकम को x पर खर्च कर दूं तो मैं OL वस्तु में खरीद सकता हूं, अगर पूरी वस्तु को मैं Y पर खर्च कर देता हूं तो OP वस्तु में खरीद सकता हूं। तो इस प्रकार ये एक शेडेड एरिया मेरे पास आ जाता है। ये शेडेड एरिया जो एक ट्रायंगल बन जाता है और इस ट्रायंगल को हम लोग ट्रायंगल OPL कहते हैं। यही कंज्यूमर का परचेजिंग एरिया होता, खरीदारी वाला क्षेत्र होता, परचेजिंग पावर को भी दिखाता है। यानी उपभोक्ता इस ट्रायंगल के सारे पॉइंट को खरीद लेता है। अब प्रश्न बनता है कि आखिर वो कौन से पॉइंट है जिनको वो खरीद सकता है। तो ए पॉइंट को वो खरीद सकता है, बी कॉम्बिनेशन को खरीद सकता है, सी कॉम्बिनेशन को वो खरीद सकता है, इवन डी को खरीद सकता है, इवन ई को खरीद सकता है, इवन एफ को खरीद सकता है, इवन पी को खरीद सकता है, इवन एल को खरीद सकता है, बट वो एच को नहीं खरीद सकता क्योंकि वो परचेजिंग एरिया के ऊपर चला जाएगा जो उसकी क्रय शक्ति क्षेत्र से काफी दूर होगा। ठीक है,
अब बात आती है कि उपभोक्ता जो हमारा है, क्या वो ए, बी और सी कॉम्बिनेशन क्रय कर सकता है? यस, क्रय कर सकता है, बट ये उसका रेशनल बिहेवियर नहीं माना जाएगा। नोट करिएगा, कंपटीशन वाले ये प्रश्न पूछा गया था कि व्हाई अ कंज्यूमर नॉट परचेजिंग द कॉम्बिनेशन अंडर द प्राइस लाइन। ऐसे बिंदु जो मूल्य रेखा के नीचे होते हैं, इस पर कोई उपभोक्ता संतुलन क्यों नहीं बनाता है? तो ये उसका रेशनल बिहेवियर नहीं कहलाएगा, पहला कारण। दूसरा कारण, मनी का ऑप्टिमम यूज नहीं होगा। मनी का ऑप्टिमम यूज नहीं होगा, और हमने क्या कहा था कि मनी कंज्यूमर के लिए बनी है, न कंज्यूमर मनी के लिए नहीं बना है। तो ये दो कारण होते हैं जिसके कारण कोई उपभोक्ता ना तो ए कॉम्बिनेशन को चुनाव करता है, ना तो बी कॉम्बिनेशन का चुनाव करता है, ना सी, इवन मैं कह सकता हूं कि प्राइस लाइन के नीचे किसी भी कॉम्बिनेशन का वो चुनाव नहीं करेगा, क्योंकि एक विवेकपूर्ण, रेशनल का मतलब होता है विवेकपूर्ण उपभोक्ता कभी भी अपने जो उसके पास पावर है, परचेजिंग पावर, उससे नीचे नहीं आएगा। ठीक है, जिसने एक कॉम्बिनेशन को परचेज करने के लिए बना लिया मूड, सपोज दैट यू हैव 15,000, आपके पास 15,000 रुपए है आपके फादर ने 15,000 रुपये दिया है कि जाइए मोबाइल फोन ले आइए, तो आपका टारगेट होता है कि काश कोई ऐसा मोबाइल जो 20,000 का है वो बार्गेनिंग करने के बाद 15,000 का मिल जाए। आप कभी ये नहीं सोचते हो कि 15,000 वाला मोबाइल मुझे 10,000 में मिल जाए। क्यों? क्योंकि उसके फीचर्स कम हो जाएंगे। जब फीचर्स कम हो जाएंगे तो मुझे सेटिस्फैक्शन लेवल डिक्लाइन कर जाएगा। ठीक है, अगर आप ये भी नहीं कह सकते कि एक काम करते कीपैड वाला 1,000 वाले 15 मोबाइल ले लें, क्योंकि उसमें सेटिस्फैक्शन लेवल और डिक्लाइन कर जाएगा। तो रेशनल बिहेवियर ये कहता है कि मैं 25,000 वाला मोबाइल को कोशिश करता हूं कि 15,000 पे लेकर के आऊं, ताकि 15,000 की जो मेरी लिमिटेड मनी है, उस लिमिटेड मनी में मैं अपनी यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज कर सकूं। तो दिस इज कॉल्ड रेशनल बिहेवियर। एक उपभोक्ता अपनी दिए हुए, उस मद के लिए दिए हुए आय को अधिक मैक्सिमाइज करता है। ठीक है, दूसरा ऑप्टिमम यूज ऑफ द मनी, कि मैंने इस मद के लिए जब मैंने 15,000 रुपए रखा था तो फालतू में 500 रुपए और खर्च कर देते, बेस्ट कॉम्बिनेशन मुझे मिल जाता, मुझे एक वर्जन अच्छा अपग्रेडेड वर्जन मोबाइल मिल जाता। कभी कभी आप देखे होंगे कि कुछ पैसे घर वाले देते फिर बाकी हम अपने पॉकेट मनी को लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि 1,000-2,000 में मुझे अगर अच्छा वर्जन का मोबाइल मिल जाता है या कोई अच्छी बुक मिल जाती है तो वह 1,000-2,000 भी मैं लगाना पसंद करता हूं। इसलिए दिस इज द रेशनल बिहेवियर। ये एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता कार्य करता है। विवेकपूर्ण उपभोक्ता क्या करता है? अपनी मनी का ऑप्टिमम यूटिलाइज करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइज करता है मतलब क्या होता है कि उस कॉम्बिनेशन में बेस्ट कमोडिटी को खरीदने का प्रयास करता है। ये रेशनल आपके पास बिहेवियर है, ये एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता का कार्य है। अब दूसरी बात है कि ना तो वो एच कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकता, ना तो ए को करता है, ना तो बी को करता है, ना तो सी को करता है। इसलिए मूल्य रेखा के कोई भी संतुलन बिंदु, सच एज पी, सच एज एफ, सच एज डी, सच एज ई, सच एज L, there are the many combination in the price line. प्राइस लाइन पे बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशंस होते हैं। इन ज्यादा कॉम्बिनेशंस को वो परचेज करता है, लेकिन कौन से कॉम्बिनेशन को चुनेगा? इट विल बी डिटरमाइंड बाय द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, कॉम्बिनेशन क्या पसंद करता है। ठीक है, एक कंज्यूमर है वो क्या करता है, उसको वाई कमोडिटी बहुत लाइक करता है। तो वाई कमोडिटी जब लाइक करेगा तो वो कहीं पी और डी के बीच में कॉम्बिनेशंस को सेटल करेगा। एक कंज्यूमर है जिसको वाई को एक्स कमोडिटी बहुत पसंद है, तो डी और एल के बीच में कॉम्बिनेशन को कहीं ढूंढेगा। एक कंज्यूमर है वो क्या करता है, दोनों वस्तुओं को पसंद करता है, वो डी कॉम्बिनेशन का चुनाव करेगा। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं कि क्या कंज्यूमर पी पॉइंट को या एल पॉइंट को चुनेगा? तो आंसर होगा मेरा नो। फिर क्यों सर, ये भी तो प्राइस लाइन पर स्थिर है, तो क्यों आखिर नहीं चुनेगा? नहीं चुनेगा। ये कभी भी
पी पॉइंट इक्विलिब्रियम या ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट नहीं बन सकता है एंड एल पॉइंट भी कभी भी ऑप्टिमाइजेशन का पॉइंट नहीं बनेगा। ये नोट रखिएगा, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि P और L पॉइंट दैट इज सिचुएटेड इन द प्राइस लाइन, जो कि मूल्य रेखा पे, और कंडीशन भी कहता कि रेशनल बिहेवियर है क्योंकि ये मूल्य रेखा पर ऊपर स्थित बिंदु है। तो आखिर क्यों नहीं एक कंज्यूमर P और L पॉइंट को एज इक्विलिब्रियम चुनाव करेगा? तो इसका आंसर है कि एक उपभोक्ता अगर केवल एक कमोडिटी X का परचेज करता है और Y की मात्रा 0 करता है तो कभी भी मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर नहीं जा सकता है, जब तक कि आप दूसरी कमोडिटी का छोटा सा कॉम्बिनेशन ना लो। कभी एक कमोडिटी दूसरी कमोडिटी को रिप्लेस कर ही नहीं सकती है, चाहे जितना आपको पसंद हो एक कमोडिटी, लेकिन थोड़ी सी बाइट आप दूसरी कमोडिटी के लेना पसंद करोगे। चाहे जितना पसंद हो, एक कमोडिटी कभी भी दो कमोडिटी के बराबर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती, यूटिलाइजेशन नहीं प्रोवाइड कर सकती है। इसलिए कंज्यूमर अगर पी पर रहता है तो इसका मतलब होता है ओनली वाई कमोडिटी वो परचेज कर रहा है, जो उसके सेटिस्फैक्शन लेवल को डिक्लाइन कर जाएगा। या अगर वो एल पॉइंट पर रहता है तो एल पॉइंट पर भी उसका सेटिस्फैक्शन लेवल डिक्लाइन कर जाएगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो एक्स कमोडिटी का केवल एक्स कमोडिटी को ही परचेज कर रहा है, वाई कमोडिटी को परचेज नहीं कर रहा है। सपोज दैट, एक बार आप थोड़ा सा ये अनुमान लगाइएगा कि एक रेस्टोरेंट में आप जाते हो, ठीक है, रेस्टोरेंट में आपको चाय और बिस्किट दो कॉम्बिनेशन है, या चाय समोसा कर लेते हैं, चाय एंड समोसा ये कॉम्बिनेशन है। जो कंज्यूमर, भले आप समोसा नहीं खाते हो लेकिन थोड़ा सा टेस्ट करना पसंद करोगे, उसके साथ आप चाय लोगे, तो वो यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करेगा। लेकिन आप कहते हो कि नहीं मैं केवल चाय चाय पीऊंगा और इससे मेरी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी, तो नहीं, केवल एक कमोडिटी के कॉम्बिनेशन से आप कभी भी मैक्सिमाइज पे नहीं आ सकते हो। तब आप बीमारी है, आपको प्रॉब्लम है तब आपके साथ, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना कि कभी भी मूल्य रेखा के ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें एक कमोडिटी का ही कॉम्बिनेशन हो, यदि जितने, जैसे मान लीजिए 5 कमोडिटी का कॉम्बिनेशन है, आप 4 कमोडिटी का ही कॉम्बिनेशन चुन रहे हो, 5वें को छोड़ रहे हो, तो आप कभी भी ऑप्टिमाइजेशन पर नहीं जा सकते हो। आप भले एक छोटा सा पार्ट ही रखिए, ठीक है। तो ये चीज हमने सीखी। अब हम आते हैं, मैंने इसको सिखाया था आपको कि इनकम चेंज होने से प्राइस लाइन कैसे चेंज होती है, थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए मूल्य रेखा मेरे पास PL है और ये 100 रुपए की परचेजिंग पावर को दिखाता है, और अगर आपको फादर ने ज्यादा पैसे दे दिए हैं तो आपकी मूल्य रेखा ऊपर की ओर खिसक जाती है। इसका मतलब होता है कि आपके पास पैसे पहले से ज्यादा हो गए हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है, यानी जो आपका ट्रायंगल है, परचेजिंग ट्रायंगल, वो एरिया बढ़ जाएगा। और अगर आपकी मूल्य रेखा नीचे की ओर खिसक करके आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि आपकी इनकम घट गई है। तो रिजल्ट क्या निकला कि इनकम बढ़ने पर प्राइस लाइन कहां शिफ्ट होती है? राइट साइड शिफ्ट होती है, ठीक है, राइट साइड शिफ्ट होती है। इनकम घटने पर प्राइस लाइन कहां शिफ्ट होती है? नीचे की ओर, यानी लेफ्ट साइड क्या होती है? शिफ्ट करती है, लेफ्ट साइड शिफ्ट करती है। तो ये एक रिजल्ट्स आए, लेकिन इनकी स्लोप सदैव पैरेलल होते। ये लाइन आपके पास PL जो मूल्य रेखा है, दैट इज शुड बी पैरेलल टू द P1 L1। अगर ये कंडीशन दे दिया जाए तो नेट जेआरएफ पर पूछा जाता है इसका तात्पर्य क्या होगा? तो इसका तात्पर्य एक होगा, वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल आय में परिवर्तन हुआ है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि PL इज नॉट पैरेलल टू P1 L1, ठीक है, तो यह इसका मतलब होता है कि आय बदलने से मूल्य रेखा भी बदली है और मूल्य भी बदला है। अगर पैरेलल नहीं दिखाया गया तो, और पैरेलल नहीं का मतलब होता है स्लोप लाइन चेंज हो गई है, ठीक है। तो अगर मैं कह दूं कि स्लोप ऑफ PL इक्वल टू स्लोप ऑफ
P1 L1, तो इसका मतलब होता है कि प्राइस नहीं चेंज हुआ है। लेकिन अगर यहीं पर एक कट का निशान लग गया, नॉट इक्वल का लग गया, तो मतलब इनकम चेंज होने के साथ साथ उपभोक्ता की वस्तु का मूल्य में भी परिवर्तन हुआ है। देखिए थोड़ा सा कहां से कहां ऑफ कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया है, तो ये चीज समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब आते हैं, बात करते हैं उपभोक्ता की संतुलन की मान्यताओं पर हम बात करते हैं। तो मान्यताएं क्या है? तो उपभोक्ता की संतुलन की कुछ विशेष मान्यताएं होती हैं। ये मान्यताएं कौन कौन सी हैं, आइए चेक करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट है, इसकी विशेष मान्यता यह है कि उपभोक्ता का प्राथमिकता क्रम जिसे कि तटस्थ मानचित्र द्वारा प्रकटित करता है वो स्थिर रहता है। अब यह याद रखना कि इफ यू डिसाइड अ कॉम्बिनेशन, तो वो कॉम्बिनेशन आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, मतलब आपने कहा कि 5x + 20y वाला कॉम्बिनेशन मुझे पसंद है, तो वही कॉम्बिनेशन आपका स्थिर रहेगा। ये नहीं कि नहीं पड़ोसी ने ले लिया है 10x + 10y वाला कॉम्बिनेशन, नहीं भैया यही वाला कॉम्बिनेशन हमको भी दे दीजिए, ये वाला नहीं चलेगा। तो एक बार अगर कंज्यूमर ने जो कॉम्बिनेशंस की डिमांड कर दी, जो प्रेफरेंस उसने डिसाइड कर दिया है, वही फिक्स रहेगा। जैसे मैंने कहा, आप गए चाय की दुकान में बैठे, मैंने कहा भैया एक चाय 2 समोसे कर दो, आपने कहा एक चाय मेरे लिए 2 समोसे कर दो। ठीक है, आपने इसका कॉम्बिनेशन उल्टा बोला कि नहीं एक काम करिएगा, मुझे 2 चाय दे दीजिएगा, 1 समोसा कर दीजिएगा, बाद में आप चेंज कर दीजिएगा। नहीं, चेंज नहीं होगा। तो पहली है कि उपभोक्ता जो भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेगा उस पर वो क्या हो रहेगा, स्थिर रहेगा, उसको चेंज नहीं करेगा। फर्स्ट एजम्पशन है। दूसरी, उपभोक्ता के लिए दिए हुए आय दी हुई है, यानी उसको पता कि मेरी इनकम क्या है, जिसका वो केवल इन्हीं 2 वस्तुओं पर व्यय करेगा, वो पैसा बचा के घर नहीं ले जाएगा। मैंने बताया क्यों नहीं बचाएगा, क्योंकि रेशनल बिहेवियर की बात है। इन 2 वस्तुओं पर ही कॉम्बिनेशन बनाना, ये कंडीशंस है। ठीक है, ये मान्यता है। नहीं तो आप तो 10 वस्तुओं का भी कॉम्बिनेशन बनाते हो, बाजार जाते हो, खूब परचेजिंग करते हो लिमिट मनी से, वहां पर भी यही सेम थ्योरी लगती है। नाउ द नेक्स्ट है, वस्तुओं की दी हुई कीमतें भी स्थिर रहती हैं, कि ये नहीं कि प्राइस चेंज हो जाए, प्राइस भी स्थिर माना जाएगा, ये जहां पे आप गए हो। नाउ द नेक्स्ट है, वस्तुओं की सभी इकाइयां समरूप हैं, एक रूप हैं, होमोजीनियस हैं। ये नहीं कि आपको जो 2 समोसे दिए गए हैं वो ज़्यादा अच्छे वाले थे, हमको खराब वाला दे दिया गया है, जो आपको चाय दे दी गई वो अच्छी थी, बीच खराब दी गई, नहीं, सारी होमोजीनियस है, सारा सेम है और सभी विभाजनीय हैं। नाउ द नेक्स्ट है, उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। एक कंज्यूमर का हरदम टारगेट होता है कि दैट मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी, चाहे आप हो चाहे हम हैं, हरदम अपनी यूटिलिटी को हम लोग क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, जहां कि उसका व्यवहार विवेकपूर्ण है, रेशनल बिहेवियर। मैं बार बार माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करता हूं कि उपभोक्ता के व्यवहार में विवेकपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। रेशनल बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन हरदम माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है, एक उपभोक्ता से, एक उत्पादक से भी। तो इस प्रकार हमने देखा। अब मैंने इतने एजम्पशंस के बाद कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों को हम लोग कहते हैं उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें कहेंगे। अब उपभोक्ता के संतुलन की 3 शर्तें हैं, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है कि उपभोक्ता के संतुलन की 3 शर्तें, ये कंपटीशन में मैंने बहुत देखा, ये 3 शर्तें कौन कौन सी शर्तें हैं। ठीक है, पहली शर्त, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां पर कीमत रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करे। प्राइस लाइन इन इंडिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट टू द प्राइस लाइन, स्पर्श करना चाहिए किसको, प्राइस लाइन को इंडिफरेंस कर्व द्वारा। वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का होगा, कट करने वाला नहीं होगा, केवल टेंजेंट होगा, स्पर्श करना चाहिए। तटस्थ वक्र मूल्य रेखा को टच करे, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, काटने वाला नहीं हो सकता है। दूसरा, स्पर्श बिंदु पर कीमत रेखा का ढाल, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, मैं स्लोप की बहुत बात किया,
इंडिफरेंस कर्व के ढाल के बराबर हो। ठीक है, इन दोनों शर्तों को आवश्यक शर्त के नाम से जाना जाता है, याद रखना। इसेंशियल कंडीशंस है, आवश्यक शर्त के नाम से जाना जाता है। और तीसरी शर्त को हम लोग सफिशिएंट कंडीशन बोलते हैं, सफिशिएंट कंडीशन। और तीसरी शर्त है संतुलन बिंदु पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होनी चाहिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, शुड बी डिक्लाइन होना चाहिए, यानी तटस्थ वक्र को मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए, नतोदर नहीं। इसको हम लोग कंडीशन को कहते हैं सफिशिएंट कंडीशन। तो ये तीन कंडीशन मैंने एग्जाम्स में हरदम देखा है। निम्न में से कौन सी उपभोक्ता की संतुलन की शर्त नहीं है? ठीक है, ये तीन कॉम्बिनेशन है, तीन ऑप्शन ये रहेंगे, चौथा एक गलत दे देंगे। ठीक है, चौथा एक गलत दे देंगे कॉम्बिनेशन। तो ये तीनों आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो पहली दो शर्तों को हम लोग क्या कहते हैं? आवश्यक शर्त कहते हैं, और तीसरी शर्त को हम लोग पर्याप्त शर्त के नाम से जानते हैं या सफिशिएंट कंडीशन के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं डायग्राम के माध्यम से इसे और अधिक क्लियर करते हैं। ये एक डायग्राम है, ओ एक्स, यहां पर मैंने एक्स कमोडिटी को लिया है आधार अक्ष पर, और ऊपर मैंने वाई कमोडिटी को लिया है। ठीक है, वाई कमोडिटी को। आपकी मूल्य रेखा ये है, दैट इज पीएल, मूल्य रेखा, प्राइस लाइन है। एक उपभोक्ता है, उसकी कुछ इनकम होगी, उस इनकम के आधार पर यह मूल्य रेखा प्लॉट किया गया। इंडिफरेंस कर्व आपका फर्स्ट है, IC1। इंडिफरेंस कर्व आपका सेकंड है, IC2। इंडिफरेंस कर्व आपका थर्ड है, IC3। इंडिफरेंस कर्व आपका 4 है, IC4। ये चार इंडिफरेंस कर्व मैंने यहां पे बनाया है। अब संतुलन की पहला पॉइंट है ए संतुलन पॉइंट, बी संतुलन पॉइंट, अब इसको कर लो सी संतुलन पॉइंट, दैट इज डी संतुलन पॉइंट, ई संतुलन पॉइंट। ठीक है, देयर आर द 5 इक्विलिब्रियम पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट इसमें बहुत केयरफुली आप देखना कि क्या आपका ए पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, क्या बी पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, क्या ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, क्या सी पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, क्या डी पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा? इस प्रश्न का जवाब देना है, क्योंकि ये पांचों बिंदु आपकी मूल्य रेखा पर स्थित है। पांचों पॉइंट मूल्य रेखा पर स्थित हैं। अगर कोई पॉइंट यहां पर हो जाता है तो वो संतुलन नहीं हो सकता, क्योंकि वो रेशनल बिहेवियर को नहीं दर्शाएगा। और कोई पॉइंट अगर यहां पर मान लीजिए A1 कोई पॉइंट हो जाता है तो ये भी इक्विलिब्रियम को नहीं दर्शाएगा, क्योंकि ये आपकी खरीदने की पावर से बाहर है। तो यानी एक उपभोक्ता कभी भी इस दिए हुए आय पर IC4 पर तो नहीं जा सकता, ये कंफर्म है, क्योंकि वो परचेजिंग एरिया से ऊपर है। अब हमारे पास बात आती है, क्योंकि मैंने बोला था कि P पॉइंट कभी संतुलन हो ही नहीं सकता है एंड L पॉइंट कभी संतुलन नहीं हो सकता, क्योंकि P पॉइंट पर और L पॉइंट पर भले ये मूल्य रेखा की ऊपरी पॉइंट है, लेकिन ये एक वस्तु के कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं, दो को नहीं दर्शा पा रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि केवल तटस्थ वक्र और मूल्य रेखा का संबंध केवल और केवल 5 जगह पर यहां पे पाया गया डायग्राम में, A पॉइंट पर, B पॉइंट पर, E पॉइंट पर, C पॉइंट पर एंड D पॉइंट पर। चलिए एक पॉइंट से आते हैं A पॉइंट पर। क्या A पॉइंट संतुलन बिंदु होगा? तो शर्त लगाते हैं। तो शर्त क्या है कि उपभोक्ता का संतुलन, पहला लाइन पढ़िएगा, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां पर कीमत रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करे। ठीक है, आप देखो ए पॉइंट पर स्पर्श नहीं करती है, बल्कि तटस्थ वक्र मूल्य रेखा को काट रही है, तो पहली कंडीशन नहीं लागू होती है। चलिए दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं।
स्पर्श बिंदु पर, अगर मान लो स्पर्श करती, चलो पहले तो स्पर्श कर ही नहीं रही है, स्पर्श बिंदु पर कीमत रेखा की ढाल तड़सा वक्र के ढाल के बराबर होना चाहिए। तो चलो स्लोप लाइन ड्रा करो, तो तड़सा वक्र का स्लोप लाइन ये हुआ और मूल रेखा का स्लोप लाइन कुछ ऐसे हुआ, ये मूल रेखा का। तो दोनों का ढाल देखिए अलग अलग है। मान लीजिए तटस्थ वक्र का ढाल स्मॉल ए ए कर दिया और मूल रेखा का ढाल स्मॉल बी बी कर दिया, तो स्लोप ऑफ ए ए नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ बी बी, यानी दोनों का स्लोप बराबर नहीं, यानी दोनों दूसरी कंडीशन भी यहां पर अप्लाई नहीं कर रही है। तो जब दो कंडीशन नहीं लग रही है तो निश्चित रूप से तीसरी नहीं लगेगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ए संतुलन बिंदु नहीं हो सकता। एग्जाम में आप एज इट इज ही लिखना है, आपको इसी तरह एग्जाम में कंपटीशन में समझ करके टिक लगाने हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब हम बी पॉइंट पर कंसीडर करते हैं। बी पॉइंट भी आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट की शर्तों को स्वीकार नहीं करता है। बी पॉइंट ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड द इक्विलिब्रियम पॉइंट नेसेसरी कंडीशंस बिकॉज ऑफ इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट द प्राइस लाइन, क्योंकि तड़सा वक्र मूल रेखा को इंटरसेक्ट कर रहा, पहली कंडीशन कट जा रही है। स्पर्श करना चाहिए, स्पर्श नहीं कर रहा। ठीक है, दूसरा दोनों का स्लोप, एक का स्लोप देखिए ये है और दूसरे का स्लोप आपका ये, दोनों का स्लोप डिफरेंट है। अब आ जाते हैं सी पॉइंट पर। सी पॉइंट भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा क्योंकि यहां पे इंडिफरेंस कर्व कट कर रहा है और स्लोप बराबर नहीं, स्लोप लाइन मैंने ड्रा किया तो दोनों अलग अलग स्लोप लाइन है। अगला पॉइंट है डी पॉइंट। डी पॉइंट भी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होगा क्योंकि यहां पे मूल रेखा की ढाल और तड़सा वक्र की ढाल दोनों डिफरेंस है। तो एक रिजल्ट तो मेरे निकल के आ गए। पहला रिजल्ट क्या निकल करके आया कि जो आपका ए पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा, बी पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा क्योंकि नेसेसरी जो कंडीशंस है वो नहीं काम कर रही है। सी पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा, डी पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। अब आता हूं मैं ई पॉइंट पर। तो ई पॉइंट पर जब मैं पहली कंडीशंस को लगा रहा हूं कि द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी equal to slope of price line and the indifference curve should be tangent to the price line। तटस्थ वक्र द्वारा मूल रेखा को स्पर्श करना चाहिए, काटना नहीं। तो पहली कंडीशन है टेंजेंट की, स्पर्श की। तो देखिए यहां पर IC3 कर्व जो है वो टेंजेंट हो रहा है, वो स्पर्श कर रहा है। देख रहे हो, टेंजेंट हो रहा है, स्पर्श कर रहा है। ये आप देख सकते हो कि सॉरी ये तो सब, एक मिनट, ठीक है। ये देखिए आपके पास जो इंडिफरेंस कर्व है वो टेंजेंट हो रहा है, स्पर्श कर रहा है। IC3 मूल रेखा को टच कर रही है। पहली कंडीशन यहां पर सॉल्व। दूसरी, स्लोप लाइन ऑफ प्राइस लाइन शुड बी और स्लोप लाइन इंडिफरेंस कर्व, दोनों की स्लोप लाइन ड्रा करते हैं तो एक ही के ऊपर ओवरलैप कर जा रही है स्लोप लाइन। तो अतः दूसरी कंडीशन स्वीकार है। और तीसरी कंडीशन आपकी क्या है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटनी हुई होनी चाहिए या संतुलन बिंदु पर तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए। तो देखिए मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर भी है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। ठीक है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, अर्थात ये तीनों कंडीशन है, अर्थात x की उपभोक्ता OX1 वस्तुओं को परचेज करेगा और y की कितनी वस्तुओं को, OY1 को परचेज करेगा और उसका संतुलन बिंदु E होगा जो तीनों शर्तों को स्वीकार करता है। अर्थात यही कंज्यूमर का संतुलन पॉइंट या इक्विलिब्रियम स्टेज को दर्शाएगा। ठीक है, अब तीसरी शर्त जो है वो देख रहे हो, आप कह रहे होगे सर कि ये तीसरी वाली शर्त तो सब जगह लागू है। यस, सब जगह लागू है, लेकिन इस डायग्राम में आप थोड़ा सा देखो। ये इंडिफरेंस कर्व, सपोज दैट। अब यहां पर तो वो तीनों शर्त लग गई ई पॉइंट पर संतुलन की, लेकिन आप ध्यान से देख रहे हो E2 पॉइंट पर भी तीनों शर्त लग रही हैं। पहली दो शर्त काम कर रही है कि तटस्थ वक्र को मूल रेखा द्वारा टेंजेंट होना चाहिए। देखो यहां टेंजेंट है।
इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। देखिए इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो पहली दो कंडीशन, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन यहां पर अप्लीकेबल है, लेकिन तीसरी कंडीशन यहां पर अप्लीकेबल नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व को क्या होना चाहिए, इंडिफरेंस कर्व को कॉन्वेक्स होना चाहिए, और यहां पर क्या है, कॉनकेव टू द ओरिजिन है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन होना चाहिए, यहां पर इंक्रीज कर रहा है, यहां पर इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो तीसरी शर्त है, मैंने बताया ना कि ये तीसरी शर्त है, वो तीसरी शर्त यहां पर आपके अप्लीकेबल नहीं है इस पॉइंट पर। ऊपर की दोनों शर्तें यहां पर अप्लीकेबल हैं, ठीक है। और ये E1 पॉइंट जो है, यहां पर तीनों शर्तें अप्लीकेबल हैं, इसलिए उपभोक्ता का ये संतुलन पॉइंट होगा, ना कि आपका E2 पॉइंट जो होगा ये संतुलन पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। केवल इस डायग्राम को लेकर के वो तीसरी शर्त जोड़ी गई कि कोई कंज्यूमर ऐसा ना कर दे कि इंडिफरेंस कर्व को उल्टा कर दे और उसके बेस पे क्या कर दे कि कह दे कि नहीं देखिए कॉम्बिनेशन यहां पर भी तो बन रहा है। तो इट में भी पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है कि ऊपर की जो दो शर्तें हैं उन शर्तों को ना लिया जाए, अप्लीकेबल करें तो तीसरी शर्त वहां पर इंटर कट कर देती है। तो इसलिए उपभोक्ता की संतुलन की तीनों शर्तें आप कभी मत भूलिएगा। फिर से मैं इनको रिवाइज कर देता हूं, एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में केवल इन्हीं शर्तों पर बार बार प्रश्न पूछे गए। आप किसी साल का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, देख लीजिए, और वहां पर इसी से शर्त से आती है। तो पहली जो दो शर्तें होती हैं जिसमें उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होगा, साफ साफ कह रहा है कि उस पॉइंट पर आप इक्विलिब्रियम में होंगे जहां पर प्राइस लाइन क्या हो, टेंजेंट हो इंडिफरेंस कर्व से, स्पर्श कर रही हो पॉइंट, ठीक है। कीमत रेखा तड़सा वक्र को टेंजेंट हो, स्पर्श कर रही हो, और दूसरा स्पर्श बिंदु पर कीमत रेखा का ढाल तड़सा वक्र के ढाल के बराबर होना चाहिए। The slope of price line should be equal to the slope of indifference curve. दोनों के स्लोप के बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस को हम लोग नेसेसरी कंडीशंस कहते हैं, आवश्यक शर्त की कैटेगरी में रखते हैं। और लास्ट वाली जो शर्त है ये स्पेशल कंडीशन में काम करती है और ये सफिशिएंट कंडीशन के रूप में जानी जाती है। इसको हम लोग दूसरी शर्त के अंतर्गत कैटेगरी में रखते हैं। इसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन होना चाहिए या इंडिफरेंस कर्व को उन्नतोदर होना चाहिए, नतोदर नहीं। तो ये तीन शर्तें जहां पर आपकी लागू होंगी, दो सफिशिएंट कंडीशन और तीसरी आपकी क्या हो जाती है, तीसरी आपकी सफिशिएंट कंडीशन है, दो इसेंशियल कंडीशन या नेसेसरी कंडीशन, वहीं पर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सदैव पाया जाएगा। तो ये टॉपिक आपका मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मान्यताएं, इन कंडीशंस में मान्यताएं दी हुई हैं, इन मान्यताओं को आपको याद रखना होगा। अब आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा।